नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज है डेट 28 नवंबर और द हिंदू न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है एक बार हम विस्तार से उसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और ये कोट है महात्मा गांधी जी का। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, सैफरन की MRO सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हैदराबाद। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। न्यूज़ क्या है? SC आस्क गवर्नमेंट टू रेगुलेट कंटेंट ऑन इंटरनेट। और ये आपका GS पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है सरकार को कि वो इंटरनेट पर उपयोगकर्ता जनित सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश बनाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर जो भी अश्लील, राष्ट्र विरोधी या नुकसानदायक यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसको रोकने के लिए सरकार से दिशा निर्देश बनाने को कहा है। और इसका उद्देश्य है निर्दोष लोगों को अश्लील, विकृत, राष्ट्र विरोधी, हानिकारक सामग्री से बचाना। और इसी के साथ कोर्ट ने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र बॉडी का भी सुझाव दिया है, यानी कि निष्पक्ष नियामक निकाय का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि एक निष्पक्ष और स्वायत्त प्राधिकरण बनाया जाए और ये निकाय किसी भी निजी प्रचारक या सरकार से स्वतंत्र होगा। और इसकी भूमिका की बात करें तो ये सबसे पहले प्रथम दृष्टया स्वीकार्य सामग्री की जांच करेगा, न कि सिर्फ सरकार या प्लेटफॉर्म पर निर्भर होगा। और इसी के साथ कुछ और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन दुर्व्यवहार के शिकार लोग जो हैं जिसमें कि लाखों निर्दोष आते हैं, उनके बचाने के लिए एक निवारक तंत्र चाहिए, क्योंकि पोस्ट हटाने में लगभग कम से कम 24 घंटे लगते हैं और तब तक वीडियो जो होती है वो वायरल हो जाती है। और इसी के साथ वयस्क कंटेंट के लिए पहले ही चेतावनी और फिर आधार से एज वेरीफाई जैसे सख्ती का आइडिया दिया गया, जिससे कि बच्चे या संवेदनशील लोग प्रभावित ना हो। हालांकि इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी स्पष्टता व्यक्त की गई। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि दिशा निर्देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित नियमन स्वीकार्य किया जाएगा। इसी के साथ अदालत ने ये कहा है कि ऑनलाइन दुरुपयोग से जो लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि कई पीड़ितों के पास आवाज़ या मंच नहीं होती और पोस्ट हटने तक काफ़ी नुकसान हो जाता है। कंटेंट के बाद में तो कई तरह की कानूनी उपाय हैं, लेकिन पोस्ट से पहले किसी भी तरह की सुरक्षा का अभाव है। वही नियामक तंत्र की आवश्यकता की बात करें तो आपत्तिजनक पोस्ट हटाने में देरी के कारण घटना के बाद दंड का प्रावधान रखने के लिए कहा गया है। वहीं कोर्ट का रुख ये है कि गलत सूचना, हिंसा, संपत्ति नुकसान को रोकने के लिए निवारक उपाय जरूरी हैं। और इसी के साथ AI तकनीक से प्लेटफॉर्म अपनी सामग्री का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, साइक्लोन दित्वा टू ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल टिल वीकेंड इन तमिलनाडु। यह आपके GS पेपर 1 ज्योग्राफी और GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से भी संबंधित है। तो यहाँ पर चक्रवात दित्वा की बात की गई। चक्रवात दित्वा श्रीलंका तट और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है, जिसकी वजह से डेल्टा और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और सप्ताह के अंत तक उत्तरी तमिलनाडु की ओर ये बढ़ जाएगा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित किए हैं और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किए, जिसमें कि चेन्नई, तिरुवल्लूर और वेल्लोर और अन्य जिले भी हैं जिनमें कि ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब एक बार चक्रवात नामकरण जो इसका दित्वा है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका नाम जो है वो यमन के द्वारा सुझाया गया और इसका मतलब होता है लैगून। तो इसका मतलब क्या होता है? लैगून। और ये नाम जो है वो यमन के द्वारा सुझाया गया है और ये पुडुचेरी से लगभग 570 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 670 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित है। और 30 नवंबर तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र तटों तक इसके पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दक्षिण डेल्टा और आसपास के जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ नागपट्टिनम सहित 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली न्यूज़ को समझ लेते हैं। न्यूज़ है, PM मोदी इनॉग्रेट्स स्काई रूट्स फर्स्ट ऑर्बिट रॉकेट। और ये आपके GS पेपर 3 स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो खबर क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विक्रम-1 रॉकेट को प्रस्तुत किया और हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन भी किया है। अब बात कर लेते हैं इन्फिनिटी कैंपस के बारे में। तो स्काई रूट के द्वारा निर्मित ये जो परिसर है लगभग 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसे बहुप्रक्षेपण यानों के डिजाइन, विकास, एकीकरण और परीक्षण की व्यापक प्रक्रियाओं के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि ये अत्याधुनिक परिसर जो है वो प्रति माह
एक कक्षीय रॉकेट के उत्पादन को सक्षम बनाता है और इसी के साथ आईआईटी के पूर्व छात्र पवन चंदना और नामा भारत डाका द्वारा स्थापित स्काईरूट एरोस्पेस श्रीहरिकोटा में इसरो सुविधा से रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है, जो कि 3 साल पहले सरकार के द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमों के लिए खोले जाने के बाद से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना हुआ है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो अब हम जानेंगे विक्रम-1 रॉकेट के बारे में। तो इसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया और ये भारत का नया निजी कक्षीय श्रेणी प्रक्षेपण यान है, जिसका नाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष अग्रदूत विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर ऊंचा है और 1.7 मीटर व्यास वाला है और ये पूरी तरीके से कार्बन आधारित मिश्रित संरचना का उपयोग करके 1200 केएन का थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिससे इसकी हल्की और मजबूती बढ़ती है और दक्षता भी। और इसका डिजाइन जो है वो विश्वसनीयता और किसी भी स्थान से 24 घंटे के भीतर प्रक्षेपित करने की क्षमता पर जोर देता है। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं तो ये जो रॉकेट है वो 4 चरणीय है और इसका उद्देश्य तीव्र और लागत प्रभावी प्रक्षेपण क्षमताओं के साथ साथ छोटे उपग्रह बाजार की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। इसके पहले जो 3 चरण है वो ठोस ईंधन से संचालित होते हैं, जो मजबूत प्रारंभिक थ्रस्ट प्रदान करते हैं, जबकि हाइपरगोलिक द्रव्य ऊपरी चरण सटीक कक्षीय संचालन की अनुमति देता है। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन भी शामिल है, जो वजन को 50% और उत्पादन समय को 80% तक कम करते हैं। और इसी के साथ ही अल्ट्रा लो शॉक न्यूमेटिक सेपरेशन सिस्टम और रियल टाइम नेविगेशन के लिए उन्नत एवियोनिक्स भी इसमें शामिल है। विक्रम-1 जो है वो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में 350 किलोग्राम और सूर्य समकालिक कक्षा यानी SSO में 260 किलोग्राम तक का भार स्थापित कर सकता है, जिसमें कि मिशन प्रोफाइल के आधार पर विशिष्ट पेलोड क्षमताएं होती हैं। और आपको बता दें कि विक्रम-1 का 2026 की शुरुआत में प्रक्षेपण होना तय है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $77 अरब की अनुमानित भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते छोटे उपग्रह बाजार को लक्षित करना है। और अब इसके महत्व की बात कर ले तो ये इससे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा। इसरो का भार कम होगा, स्टार्टअप ड्रिवन लॉन्च क्षमता बढ़ेगी, रक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भारत को ग्लोबल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन टेक्सटाइल और ये आपकी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है टेक्स रैम्स। इसका कुल परिव्यय की बात करें तो इसका कुल परिव्यय 305 करोड़ रुपए है और ये योजना जो है वो 2025-26 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगी। और इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो इससे वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारत को स्थिरता, तकनीक और प्रतिस्पर्धा में वैश्विक अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ क्षेत्र के लिए डेटा आधारित नीति निर्माण को भी सशक्त किया जाएगा। विशेषताओं की बात करें तो अनुसंधान और नवाचार में मौजूद महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है और मजबूत डेटा सिस्टम विकसित करना है। साक्ष्य आधारित नीति के लिए इस योजना का उद्देश्य साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को सुगम बनाने के लिए रोजगार आकलन, आपूर्ति श्रृंखला मानचित्रण और भारत आकार यानी इंडिया साइज अध्ययन सहित मजबूत डेटा प्रणालियां बनाना भी है। ये राज्य स्तरीय योजना को मजबूत करेगा, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार, क्षमता निर्माण, कार्यशालाओं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहायता करेगा। इस लिहाज से भी ये जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है असम बिल टू बैन पॉलीगैमी क्लियर्ड, सीएम प्रोमिसेस टू ब्रिंग इन यूसीसी नेक्स्ट और ये आपकी जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। और इसी के साथ ये आपका जीएस पेपर 1 सोशल इशू से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो हाल ही में असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पहली शादी को कानूनी रूप से खत्म किए बिना दूसरी शादी करने वालों को दंडित करना है। और ये जो प्रस्तावित विधेयक इसे मंगलवार को 126 सदस्यीय सदन में पेश किया गया। और इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मुआवजा भी देना है। हालांकि इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और दंड प्रावधान की भी अब बात कर लेते हैं। विधेयक में दूसरी शादी करने से पहले अपनी पिछली शादी की जानकारी छिपाने वालों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा है और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं जो बार बार अपराध करने वाले हैं उनको दोगुनी सजा का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस से बहुविवाह की जानकारी छिपाता है तो उसके लिए भी 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए की जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। और ऐसा विवाह संपन्न कराने वाले जो मौलवी या
कांजी हैं उनको भी 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ उन्हें 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर और इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस का नया इन्फिनिटी कैंपस किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी लखनऊ। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही और इस प्रोग्राम की पीडीएफ आपको कल यानी नेक्स्ट डे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट IAS हिंदी। आप वहां उसे सब्सक्राइब करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।